2014 से पुनः देश फांसीवादी ताकतों के गुलामी के शिकंजों में जकड़ गया है। नरेंद्र मोदी अलग बात करते हैं, अमित शाह अलग बात करते हैं। वो जुमलेबाजी है, वो झूठ बोलते हैं, कभी सच बोला ही नहीं। लोगों को गुमराह करना, धोखा देना, ये पूरे आरएसएस का एजेंडा है। तो ईवीएम पर उन्होंने पिछले बार भी 303 कहा था, ईवीएम के माध्यम से 303 सीटें आई। इस बार 400 सेट कर लिए, 400 आएगी। ये प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं ईवीएम मशीन के दुरुपयोग करके, भाजपा आरएसएस। और इनको कैसे 2024 में सत्ता से बेदखल किया जाए, रोका जाए। ये ईवीएम मशीन इस बार अगर ये जीत गए तो खुद अमित शाह ने कहा था 30 साल तक हमको कोई हटा नहीं सकता, तो फिर चुनाव नहीं होंगे ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में खड़े हैं आज और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपने आयोजित की है, तो क्या इसका मुद्दा था, किस वजह से ये राउंड टेबल की जरूरत पड़ गई? क्योंकि बहुत पहले अंबेडकर साहब जो थे उन्होंने ये किया था। तो पहले अपना परिचय आप दीजिए और उसके बाद जो हमें ये हुआ है डिस्कशन वो बताइए। मुझे विजय बौद्ध कहते हैं। अंबेडकर राइट्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक्शन कमेटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों आयोजित की गई थी, इसका डिक्लेरेशन मैंने किया हूँ। तो एक लेख खुला पत्र भेज दिया है हमने। तो आपने ही कहा है कि लंदन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुई थी। वहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ा था। तब ये देश आज़ाद हुआ और हम ये भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था और अछूत समाज जो था वो हिंदुओं का गुलाम था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने दोनों लड़ाई लड़ा, भारत को आज़ाद करने की और हिंदुओं से भी अपने समाज को आज़ाद करने के लिए। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए हमने यहाँ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित किया है कि 2014 से पुनः देश फांसीवादी ताकतों के गुलामी के शिकंजों में जकड़ गया है। इनका सीधा संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान निर्मित किया है, जिसमें स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय, सामाजिक न्याय की व्यवस्था की है, ये लोग नहीं चाहते कि वो संविधान से इनको मान सम्मान, हक, अधिकार मिले। इसलिए वो जिस दिन से संविधान निर्माण हुआ, लागू होने के पहले ही उन्होंने विरोध किया, भाजपा आरएसएस, उस समय भाजपा नहीं थी, आरएसएस के लोग, और वो नहीं चाहते कि संविधान डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो निर्मित है वो लागू हो या रहे। इसलिए वो मनुस्मृति को पुनः फिर से वर्ण व्यवस्था के जो मनुस्मृति है उसको लाना चाहते, संविधान बदलना चाहते। संविधान से हमें राइट मिला है, लोकतंत्र से हमें सम्मान और बराबरी का हक मिला। इसलिए हम लोग संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, पूरे देश के बुद्धिजीवी समाज को विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए, और इनको कैसे 2024 में सत्ता से बेदखल किया जाए, रोका जाए, इसके लिए हमने ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ आयोजित किया है। तो सर, आज आपने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की थी, अभी आपने जब आप बात कर रहे थे तो आपने चंद्रशेखर के बारे में भी बात की। तो मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगी, थोड़ा तीखा सवाल है और थोड़ा अलग है, लेकिन चंद्रशेखर जो कह रहे हैं कि दलितों की आवाज़, मैं दलितों की आवाज़ हूँ, मैं दलितों की आवाज़ हूँ, लेकिन दलित, आपने खुद कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि हम में ही एकता नहीं है। हम में अगर एकता हो तो फिर देश हमारा और समाज हमारा कहीं से कहीं भी जा सकता है। अब क्या हुआ है मैं आपको बताती हूँ, शायद आपके नॉलेज में भी होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद ने कल नगीना में एक बहुत बड़ी सभा की और भानु प्रताप जो ईवीएम पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी आपने बात की कि ये लोग जो है ईवीएम पे बात नहीं कर रहे हैं, ये लोग अपने आप को चमकाने के लिए नेतागिरी कर रहे हैं। देखो, जैसे दलित शब्द का उपयोग करते हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशन है, पहली बात। वो एक एडवोकेट है ऐसा बताते हैं। एक अधिवक्ता को तो कानूनन बात करना चाहिए। दलित हम कहाँ रहे? दलित का मतलब होता है जो दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति है, जिसका कोई विकास नहीं हुआ, कोई कल्याण नहीं हुआ, वो दलित है। हम आज कोट टाई फुल पैंट पहन के इतने आलीशान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, हम दलित कहाँ से? दलित चंद्रशेखर आज़ाद हो सकते हैं और वो दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अम्बेडकरवादी और बुद्धिजीवी लोगों की लड़ाई नहीं। ये बोर्ड में आप अम्बेडकरवादी बुद्धिजीवियों का जिक्र है और ये देश को बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं, वो नेतागिरी करने के लिए काम कर रहे हैं। चुनाव सवाल आपसे ये रहेगा कि भानु प्रताप लगातार ईवीएम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, लेकिन अब उन्हें खुद टिकट मिल गया है, तो क्या लग रहा है कि वो कैसे चुनाव लड़ेंगे? या ईवीएम द्वारा ही वोट दिए जाएंगे या फिर वो खुद मतलब कैसे, क्या करेंगे? मैंने अपने व्यक्तित्व में मैंने इसका खुलासा किया। जंतर मंतर पर भानु प्रताप सिंह और महमूद पर्चा ने कहा था कि हम ईवीएम मशीन हटा के ही दम लेंगे।
ठीक है। जब तक ईवीएम मशीन नहीं हटेगी, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, हम होने नहीं देंगे। फिर उन्होंने अभी 8 दिन पहले एक वीडियो जारी किया, उसमें कह दिया कि अब ईवीएम मशीन हटे या न हटे, लेकिन आपको वोट देना है। तो मैंने यही बात कहा, किसको वोट देना है? उन्हीं को जिताने के लिए। तो इनका भानु प्रताप सिंह जी की एक राजनीतिक दल है, वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन कभी चुनाव लड़े कि नहीं लड़े ये मुझे नहीं मालूम। उनका कोई प्रत्याशी भी मैदान में उतरे कि नहीं ये भी नहीं मालूम। लेकिन वो ईवीएम मशीन के माध्यम से, और उसके पहले भी कुछ छोटे मोटे जंतर मंतर पे, मैंने सारे यहाँ दिल्ली के जो अपने 2-4 साल में जो नेता पैदा हुए ना, इनके मैंने हिस्ट्री बताया। इनको कोई 4 साल पहले जानता नहीं था। तो ये मात्र समाज को बताकर कि हम तुम्हारे शुभचिंतक है, हितैषी है, और वो अपनी नेतागिरी कर रहे हैं। और आपने बता दी कि समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया, वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी कहीं से भी अम्बेडकरवादी विचारधारा की नहीं है। सर, तो एक जो ईवीएम है, राष्ट्रपति जी का मोहर लग चुका है कि ईवीएम से चुनाव होगा, लेकिन आगे के लिए क्या संभावना है कि ईवीएम मशीन हटेगी? ईवीएम मशीन आगे को क्या, फिर तो चुनाव ही नहीं होना है। ये ईवीएम मशीन इस बार अगर ये जीत गए तो खुद अमित शाह ने कहा था 30 साल तक हमको कोई हटा नहीं सकता, तो फिर चुनाव नहीं होंगे ना, खत्म। मेरा एक सवाल और है, वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी बनी है, उसका जो रिपोर्ट दी गई है, वो आपने अभी बात की थी, जो गोविंद साहब थे पहले जानता हूँ पूर्व राष्ट्रपति जी, उनको दी गई है। तो क्या लग रहा है कि क्या वो बहुजन समाज के लिए उसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव करेंगे या फिर कैसे? देखिए, रामनाथ कोविंद साहब के साथ मैं 10 साल काम किया हूँ, साथ में रहे हम लोग, राष्ट्रपति बने और राज्यपाल बने, उनसे कभी मिला नहीं मैं, और कभी कुछ मांगा नहीं। और उनकी औकात भी नहीं है कि वो कुछ दे सके या कोई सिफारिश कर सके और उसकी बात को कोई मान ले। मैं उनको अंदर से जानता हूँ। तो वो ये एक चुनाव, ये नाटक है। ये लोगों को एक चुनाव एक सब कुछ करना चाहते हो, अर्थव्यवस्था एक कर दो, सब बराबरी के हो, सबको सम्मान बराबर मिले। जितनी एक आदमी के पास 10,000 एकड़ ज़मीन है, एक आदमी के पास 1 एकड़ नहीं है, उसको डिवाइडेशन कर दो, सब आ जाएगा एक। वो नहीं करेंगे। लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो कमेटी बनी है, और उनका गुलाम व्यक्ति अध्यक्ष है रामनाथ कोविंद। ये मेरी बात वहाँ तक जाना चाहिए। ये आप कह रहे हैं कि वर्तमान देश के भयानक हालात पे बात हुई है आज, तो क्या भयानक हालात हैं बहुजन समाज को या फिर जो अदर समाज है उनको, क्या आज के समाज से क्या खतरा है? देखो, इन्होंने सिटीजन अमेंडमेंट जो एक्ट लाया, वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो सीधे सीधे अपने ही देश में अपने बहुजन समाज के लोगों को, मुसलमान कम टारगेट होंगे, लेकिन बहुजनों को ही वो विदेशी घुसपैठिया घोषित करके उनको उनके वोट के अधिकार से वंचित करने का एक बहुत बड़ा एजेंट ऑफ प्लानिंग है, वो षड्यंत्र है। और उसमें हमारा स्वाभिमान, हक, अधिकार सब खत्म हो जाएगा, और वो हमारी जितनी भी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी है वो सब छीन लेंगे और हमको डिटेंशन सेंटर में, जेल में डाल देंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि सीए से किसी को भी कोई खतरा नहीं देखो, उनको पूछिए आप कि आप गृह मंत्री है और वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी अलग बात करते हैं, अमित शाह अलग बात करते हैं। वो जुमलेबाजी है, वो झूठ बोलते हैं, कभी सच बोला ही नहीं। लोगों को गुमराह करना, धोखा देना। ने कहा है कल सर, राजनाथ सिंह ने कहा है कि सीए से मतलब मुसलमानों को देश से निकालने की बात तो छोड़िए, अगर किसी ने उंगली भी लगाई तो मैं बहुत बड़ा उन्होंने वर्ड बोला है। मेरा ये कहना है, तुमको ये 5 देशों के लोगों को यहाँ इस देश में बुलाने की ज़रूरत क्या है? यहीं के लोग भूखमरी के कगार पर है, आवासहीन है, बेचारे छत के नीचे सो रहे हैं, तो इतने विदेश के लोगों को शरण देने की ज़रूरत क्या है? भाई, हमारे अपने देश का ही कल्याण कर लो ना। नहीं, लोगों को फ्री में 5 कितना चावल दे रहे हैं, चावल गेहूँ 5 किलो 5 साल तक के 80 करोड़ लोग भीख मांग रहे हैं तुम्हारे से, और तुम दे रहे हो, तो तुम अपने लोगों को ही अच्छा कल्याण कर दो। पूरे देश को मीठा पानी दिया जा रहा है। बात हो रही है खतरे में देश का संविधान। आपने सुना होगा कि अनंत कुमार ने क्या कहा है कि अगर 400 पार हो जाएगा तो हम संविधान में अमेंडमेंट कर देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? अनंत कुमार ने ये पहली बार नहीं कहा, ये दूसरी बार कहा है। ये पूरे आरएसएस का एजेंडा है। वो अपने एक व्यक्ति के द्वारा ऐसी बात लोगों के बीच में लाकर वातावरण को महसूस करना चाहते हैं। इन्होंने संविधान को तो ये मानते ही नहीं ना, संविधान को इन्होंने कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं, समझे?
तो ये संविधान को मानते नहीं, इसलिए आप लोग लाइन से पीछे हो जाते हो, ये बाद में भी कर लेते हैं। क्या बोले, नहीं आप उससे कंटिन्यू करें। तो संविधान को वो मानते ही नहीं, तो वो संविधान के अनुसार कैसे काम करेंगे। फिर भी 400 पार संसद में खड़े होकर कहा कि अब की बार देखो ईवीएम पर उन्होंने पिछले बार भी 303 कहा था, ईवीएम के माध्यम से 303 सीटें आई, इस बार 400 सेट कर लिए, 400 आएगी। ये प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं ईवीएम मशीन के दुरुपयोग करके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।